हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बार बार रिवीजन होता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों का क्वेश्चन ऐसा रहता है, थोड़ा सा बेसिक तरीके से पूछा जाता है ताकि आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों को कुछ नॉलेज मिल सके। इसके बाद आईटीआई सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आता है, तो उसी सभी क्वेश्चनों को मैं आपको लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा स्थान नहीं बदलती तो उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। और विराम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपना स्थान नहीं बदलती तो उस अवस्था को हम विराम अवस्था कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो पलंग हो गया, आपका मेज हो गया, पुस्तक हो गया, ये सभी जो चीज वस्तुएं हैं ये क्या है? ये विराम है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा स्थान बदलती है तो उसे कहा जाता है, मतलब उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं? गति के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा गति के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, गति किसी को कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। यदि एग्जाम्पल ले लें इसमें तो आपका कार हो गया, यहाँ पर आदमी के भी ले सकते हैं, आदमी भी आपका चलता है, और इस तरह बस भी हो गया। मतलब कि जो भी वस्तुएं हैं जो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकती है वो आपकी गति हो जाती है, गति के अंतर्गत आती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को कहते हैं गति कहते हैं या चाल कहते हैं या वेग कहते हैं या विराम बोलते हैं? तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? इसको चाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? चाल बोला जाता है। और चाल किसे कहते हैं? वस्तु की दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को कहते हैं, मतलब कि निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं वेग। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? वेग बोलते हैं। और वेग का डिफिनीशन क्या होता है? वस्तु की निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को हम वेग बोलते हैं। और वेग का यदि आपसे सूत्र पूछ दिया जाए तो वेग का सूत्र होता है, वेग बराबर आपका हो जाता है, वेग बराबर आपका होता है निश्चित दिशा दिशा में तय की गई दूरी अपान समय हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अपान समय होता है। और ये जो आपका जो होता है वेग जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और ऊपर मैंने आपको जो बताया ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पर जो चाल था, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? ये आपका एक अदिश राशि होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और चाल का इसमें आपका सूत्र पूछ दिया जाए तो तय की गई दूरी अपान समय होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आप सभी के सामने कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे कहते हैं चर वेग कहते हैं या अचर वेग कहते हैं या औसत वेग कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अचर वेग। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए अचर वेग के बारे में। देखिए, यदि कोई वस्तु है उसका समान समय के अंतर पर, अर्थात जिसको हम बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये समान दूरी किसी निश्चित दिशा में तय करती है तो वस्तु का वेग ही अचर वेग कहलाता है। जैसे कि हम ले लें कुछ अचर का परिणाम, तो कोई भी दिशा नहीं होते इसमें, और इसे हम अचर वेग कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि दूरी हो गया, शक्ति हो गया या कार्य हो गया, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करे तो उसे कहते हैं अचर वेग कहते हैं या औसत वेग कहते हैं या चर वेग कहते हैं या क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? चर वेग बोलते हैं। अब देखिए चर वेग क्या होता है। देखिए, वस्तु समान समय के अंतर पर या अंतर में
समान दूरी तय नहीं करती तो उसे हम वस्तु के वेग को क्या बोलते हैं, चर अर्थात असम वेग कहते हैं, जिसको हम चर वेग या असम वेग दोनों एक ही बराबर होता है, मतलब कि एक ही चीज़ को बोलते हैं। और कुछ चर का जो परिणाम होता है वो एक निश्चित दिशा में भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चर वेग बोलते हैं, जैसे कि आपका संवेग हो गया, बल हो गया, इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि वेग की इकाई। अब दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए वेग की इकाई क्या है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है मीटर, और यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया गया, और यहाँ पर फुट प्रति सेकेंड दिया गया, और यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही हो जाता है, सभी को मालूम है दोस्तों वेग की इकाई क्या होती है। तो वेग की इकाई होती है यहाँ पर जो हमारा दिया गया डी सभी होता है, मीटर भी होता है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है और फुट प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है गति के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि बाहरी बल उस पर प्रभाव न डाले। मतलब कि ये किसका नियम है यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया पहला नियम, बी ऑप्शन दिया गया दूसरा नियम, और सी ऑप्शन दिया गया तीसरा नियम, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका सही हो जाता है पहला नियम, ठीक है, ये आपका किसका पहला नियम है। और ये ध्यान दीजिएगा गति का ये नियम है, ठीक है, तो गति का ये चौथा नियम है, पहला नियम है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। और यहाँ पर जो आपका दिया था क्वेश्चन नंबर ये कौन था 8वां का, और गति का यहाँ पर नियम दिया गया था, और गति का जो समीकरण होता है पहला समीकरण उसमें जो आपका होता है v/u + at होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, गति के किस नियमानुसार क्रिया और प्रतिक्रिया समान तथा वितरित होती है। पहला नियम या दूसरा नियम या तीसरा नियम या उपयुक्त सभी, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, दूसरा नियम। गति के किस नियमानुसार प्रतिक्रिया समान तथा वितरित होती है, तो ये आपका दूसरा नियम होता है। और दूसरा नियम क्या होता है, उसमें S = ut + ½ at² होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वस्तु में गति की मात्रा को कहते हैं। वस्तु की गति की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, या गुरुत्व बोलते हैं, या संवेग बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है संवेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गति मैंने आपको बताया था इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि या यह वस्तु की संहति तथा गति पर निर्भर करती है। संवेग निर्भर करता है, या आवेग निर्भर करता है, या गुरुत्व निर्भर करता है, या गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका निर्भर करता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम संवेग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संवेग में परिवर्तन को कहते हैं। संवेग ही बोलते हैं, या आवेग बोलते हैं, या गुरुत्व बोलते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आवेग बोलते हैं। सभी लोग इसको सही टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसार में हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस पर आकर्षण बल को कहते हैं। अभिकेंद्रित बल, या अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इसमें आपको केवल कितने आपका ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 में आपको केवल 3 ऑप्शन मिल के जाते हैं, जिसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल बोल देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गुरुत्व। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरुत्व बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, इस बल के कारण वस्तु ऊपर से के नीचे गिरती है। मतलब कि किस बल के कारण वस्तुएं जो होती है ऊपर से नीचे गिरती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या गुरुत्व के कारण, या और ख दोनों, मतलब कि ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिस सभी को मालूम है गुरुत्व के कारण गिरती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये सभी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद सेकेंड ईयर में आप जाएंगे थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। गति के किस नियमानुसार एक गेंद को हम दीवार पर मारे तो वह अपनी गति से वापिस आती है। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोई भी वस्तु है, इसी हम उसको फेंकते हैं तो वो दोबारा वापस आती है, तो मतलब वो किस नियम के अनुसार आती है, गति के पहले नियम से या दूसरे या तीसरे या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीसरे नियम से। और तीसरे नियम में क्या होता है, तीसरे नियम में आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, मतलब कौन से नियम को जड़त्व का नियम भी हम बोलते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पहले नियम को या दूसरे नियम को या तीसरे नियम को। तो इसमें जो बोला जाता है पहले ही नियम को बोला जाता है, ठीक है, पहले ही नियम को जड़त्व का नियम बोला जाता है गति के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किसी वस्तु में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को कहते हैं गति बोलते हैं या वेग बोलते हैं या चाल बोलते हैं या गुरुत्वीय और त्वरण बोलते हैं। तो इसको में हमको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही मिलता है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि गुरुत्वीय त्वरण को अंग्रेजी भाषा में इस आरक्षण द्वारा प्रकट किया जाता है, स्मॉल जी या ए। सभी को मालूम है स्मॉल जी से, किससे किया जाता है, स्मॉल जी से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहा जा रहा है कि जो आपका स्मॉल जी होता है, मैंने ऊपर इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैंने कवर किया था। स्मॉल जी जो होता है उसका मान क्या होता है, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्मॉल जी का मान। लेकिन स्मॉल जी का जो मान होता है इसमें आपका 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, 981 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर भी होता है, और यहाँ पर 32 फीट प्रति कैंडी अलग अलग दिया गया, लेकिन मान आपका एक ही होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक वृत्त के समान गति से घूमती है तो इस पर एक ऐसा बल कार्य करता है या क्रिया करता है जो इसे वृत्ताकार घुमाने में या घूमने से सहायक होता है, तो और उसका जिसका दिशा हमेशा केंद्र की ओर होता है वो बल कहलाता है। मतलब वो कौन सा बल कहलाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। और जो अभिकेंद्रीय बल दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान गति से घूम रही हो तो इस पर एक ऐसा बल क्रिया करता है जो वस्तु को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल या अपकेंद्र बल या गुरुत्व बल या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोला जाता है, अपकेंद्र बल बोला जाता है। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, गति को मापने का उपकरण है गैल्वेनोमीटर या हाइड्रोमीटर या टेकोमीटर या लेक्टोमीटर। तो ये किसके द्वारा मापा जाता है गति। देखिए दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका एक साइंस टाइप का क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर पूछा भी जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेकोमीटर बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, मतलब कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा कब, पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर या चंद्रमा पर या पृथ्वी के ध्रुवों पर। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, जो कि पृथ्वी के ध्रुवों पर ये आपका क्या होता है, अधिकतम भार होता है। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। दोस्तों ये थी व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस की कंप्लीट क्लास, जो कि मैंने आज से स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।